हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल। अगर आप ग्रेड 11 के स्टूडेंट है या फिर ग्रेड 12 के स्टूडेंट है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, बेसिकली इधर यू है पीसीएम और पीसीबी और पीसीएमबी, तो आपके लिए ये वीडियो है। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका हम यूज करते हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में। अगर आप 11th के स्टूडेंट है तो आपके लिए तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, और 12th क्लास के स्टूडेंट है और अगर आपने 11th क्लास अच्छे से नहीं किया है, आपको मैथमेटिकल टूल नहीं आता है, तो आप एक बार ये जरूर से जरूर करें, क्योंकि 12th क्लास में भी बिल्कुल वैसा ही यूज है जैसे 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल का यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे। टॉपिक आपके पास एक नंबर में हम बोलेंगे भाई कि हमें अलजेब्रा डिस्कस करना है, अलजेब्रा हमें मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज हमें मालूम होनी चाहिए भाई ट्रिग्नोमेट्री। तीसरी चीज हमें मालूम होनी चाहिए डिफरेंशिएशन बेसिकली डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम होनी चाहिए भाई इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बोल दीजिए। उसके बाद हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई कि वेक्टर टॉपिक आना चाहिए। वेक्टर टॉपिक आने के बाद आप बोल दीजिए कि लॉगरिथमिक टॉपिक आना चाहिए, लॉगरिथम बोल दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो आप बोल दीजिए कि बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सभी के सभी टॉपिक जो है वो आज के ही सेशन में, ये एक सेशन रहने वाला ये कंप्लीट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले ये सभी के सभी टॉपिक्स। अगर ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको आते हैं तो आप समझिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोल सकता हूं कि इसमें डिस्कस करो या नहीं, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कैलकुलेशन बेसिकली कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें सॉल्व करना नहीं आता, ये आता है एक तरीके से फॉर्मूले सेट आप कह लीजिए और कुछ भी नहीं, और थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी रहने वाला है। बट एक कैलकुलेशन का अलग सेपरेट वीडियो देने वाला मैं आप लोगों को, उसमें मजा सा आ जाएगा आप लोगों को। जिस भी टाइप के फिजिक्स केमिस्ट्री जनरली जो बायो ले लेते हैं ना 11th क्लास में, फिर 12th क्लास में, वो सफर कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो टेंशन नहीं लेना, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको एक बार हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं अलजेब्रा। बेसिक चीजें हैं आपके पास अलजेब्रा में, हमें सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूलेज और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और वो फॉर्मूलेज कौन से ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट। तीसरी चीज, अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने कहां से निकाला पता है, इन्हीं दोनों में से निकाला है। इसको इधर ही रखा, इसको उधर भेज दिया, तो देखो ये चीज आ गई। इसको इधर ही रखा, इसको इधर भेज दिया, तो देखो ये चीज आ गई। तो दो फॉर्मूले बन गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो हो जाएगा आपके पास a प्लस बी, और फिर आपके पास आ जाता है a माइनस का b। तो ये चीज हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब। देखो पहले मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर बताया, फिर सिंपल स्क्वायर्स बताया दोनों में, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, होल क्यूब। तो अभी होल क्यूब फिर सिंपल क्यूब बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। आप कॉमन लेंगे तो आपको a प्लस b देखने को मिलेगा ब्रैकेट में। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप a माइनस बी का होल क्यूब की बात करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस का 3ab स्क्वायर आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में आपके पास a माइनस का b। क्लियर है। चलो भाई, ये 6th फॉर्मूला हो गया। 7th फॉर्मूला आपके पास सिंपल क्यूब रहने वाला है ना, सम ऑफ ये क्यूब वाला की बात कर रहे हैं, और 8 आपके पास इसका नेगेटिव वाला होने वाला है। तो ये होता है a प्लस का b, फिर ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस का ab, और इसका रहता है आपके पास a माइनस का b, फिर रहेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का था तो यहाँ जाएगा प्लस का ab। आगे चलिए, 8 नंबर का फॉर्मूला हुआ। 9 नंबर का फॉर्मूला आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट मतलब लोअर क्लासेस जो होते हैं उसे अगर आप अच्छे से करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे फिर बिल्कुल नॉर्मल चीजें रहेंगी आपके पास, स्मूथली चलने वाले, ठीक है ना। चलो
तो ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, या फिर इन तीनों में से आप 2 कॉमन लेकर ब्रैकेट में ab bc और ca प्लस में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10 नंबर में आपको याद रखना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और उसके बाद आपको और देखने को मिलता है और वो है आपके पास ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और फिर माइनस का सी ए। चलिए अभी ये फिलहाल आप ये 10 फॉर्मूले करें, इतना ही आप लोगों के लिए अभी इनफ होने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि ये सभी के सभी आप लोगों ने किया हुआ, ये कोई आप लोगों के लिए नई चीज नहीं है बेसिकली, है ना, ये चीज आप लोगों ने किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि अलजेब्रा में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही करेंगे और ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आगे मेन चीज कौन सी आती है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कराऊंगा जितना फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, वरना ट्रिग्नोमेट्री का तो वैसे ही कोई एंड आपको देखने को जो है वो नहीं मिलता है। क्लियर है ना? तो उतना ही कराता हूं मैं। चलो, तो सबसे पहले 10th क्लास के कुछ फॉर्मूलेज याद रख लें, ठीक है ना, कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। उसके बाद आपके पास सेक एक्स और कॉस एक्स, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा tan x और cot x, आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग होता है? रेसिप्रोकल फॉर्मूला है ये आपके पास। तो रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग क्या होता है? अगर मैंने sin x का पूछा तो 1 में करके बताओगे, कौन सा? cosec x, क्योंकि यही एक दूसरे के क्या थे? रेसिप्रोकल। उस तरीके से अगर मैंने बोल दिया कि sec x का कोई फॉर्मूला बताओ, तो sec x इसके साथ रेसिप्रोकल में है तो वो हो जाएगा 1 में cos x। समझ में आई इतनी बात? तो रेसिप्रोकल करके 1 में करके बता देना होता है और कुछ भी नहीं। दूसरी चीज ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, sin x साइड के टर्म्स में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस लेकर चल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और हमेशा जो एंगल पूछा जाता है, अभी फिलहाल x ना मेरे पास यहाँ पे है, थीटा ना यहाँ पे है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई, अगर sin x का पता चल गया तो cos x का आप तुरंत निकाल सकते हैं। cosec x का वो हो जाएगा h/p, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका अगर p/h है तो इसका हमेशा क्या होगा? रेसिप्रोकल h/p। ऊपर नीचे कर दिया और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ओके फाइन। वही नेक्स्ट है आपके पास cos x का। cos x का होता है b/h, और cos का पता चल गया तो इसका रेसिप्रोकल sec x होता है, तो h/b हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट है आपके पास tan x। tan x की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot x इसका रेसिप्रोकल होगा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपको देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ये रेसिप्रोकल हो गया और ये साइड के टर्म्स में हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा वाला अलजेब्रा हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। चलो आगे की बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास? तो थर्ड फॉर्मूला आपके पास डिवाइड वाला, एक आपके पास tan x का ना फॉर्मूला होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, sin x अपॉन में cos x। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। और इसी का अगर मैं cot x का रेसिप्रोकल होता है तो ऊपर नीचे कर तो cos x अपॉन में sin x, काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ वाला फॉर्मूला होता है स्क्वायर रिलेशन, जैसे कि sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x हमेशा 1 के इक्वल होता है। दूसरी चीज सेकेंड स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरी चीज कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x हमेशा इक्वल टू 1 होता है। एक ये वाले, ये अगर आप बात करते हैं तो छोटी क्लासों वाले फॉर्मूले हो गए। लेकिन सिर्फ क्या इतना ही यूज होते हैं? नहीं भाई, आपके पास 11th और 12th में और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप बोलेंगे यूज हो जाता है। समझ में इतनी बात? यूज हो जाता है, जिनमें से वैसे तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, सभी के सभी तो देखो नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के सभी यूज करेंगे भी नहीं। तो कुछ मेन वाले फॉर्मूले जो आप कई यूज कर लेते हो ना, ये कौन सा था? फोर्थ वाला। तो फिफ्थ वाले फॉर्मूले के पास आ जाते हैं। तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला है ना, एंगल के समेशन में देखने को मिलेगा a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b, फिर प्लस में cos a sin b, ठीक है। चलो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस से लगाओगे, और अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो भी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं। ये पहला पार्ट हुआ इसका। दूसरा आपके पास cos के टर्म में देखने को मिलता है, cos a प्लस बी का,
कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यस, यहां अगर प्लस है तो यहां पे माइनस आता है, और अगर यहां माइनस आ जाए तो यहां पे प्लस आता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट इसी का तीसरा वाला आता है आपके पास tan a प्लस बी का, तो इसका होता है आपके पास tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, साइन चेंज हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। एक तो ये वाला आपको फॉर्मूले याद रखने हैं 5th नंबर का। चलो भाई अब 6th नंबर पे आ जाते हैं। अगर मैं 6th नंबर की बात करता हूं ना, तो 6th नंबर वाला जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला। कौन सा है आपके पास? डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला अगर मैं वैसे एक और होता है सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, यूज होता है 12th में ना, एक आधे जगह पे यूज हुआ है, वैसे ज्यादा यूज नहीं हुआ है, बट ठीक है फिर भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। पहली बात करते हैं डबल एंगल की। तो डबल एंगल वाले फॉर्मूला यूज होता है काफी ज्यादा। sin 2x का होता है एक 2 sin x इंटू में cos x, और एक होता है आपके पास 2 tan के टर्म्स में भी होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज इसका sin 2x का हुआ तो cos 2x का भी फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना, cos 2x का भी होता है। cos 2x का होता है एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, एक होता है साइन के टर्म्स में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है cos साइन दोनों के टर्म्स में, तो cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, और एक और होता है tan के टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर x। ये आपके पास 4 फॉर्मूले आपको cos 2x के जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रिपल एंगल, सॉरी डबल एंगल tan के टर्म्स में। यही सेम रहता है ये वाला, बस नीचे माइनस रहता है, तो ये आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो भाई 6 वाला हो गया। 7th में आता है हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला वही 3 फॉर्मूले में पढ़ने। साइन ट्रिपल एंगल तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, ठीक है। दूसरा cos 3x, तो cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, आगे पीछे कर दिया अगर आप नोटिस करें तो। और आपके पास tan 3x, इसका होता है 3 tan x माइनस का tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग है। तो ये 3 फॉर्मूले इसके हो गए। उसके बाद 8 नंबर में आते हैं आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूला। 8 नंबर में आता है आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूला। तो चलो भाई हाफ एंगल की हम बात कर लेते हैं। नहीं आज नहीं है क्या? मैं सोच रहा 11 बजे आ जाऊं। 11 बजे आओ। ओके, तो हाफ एंगल ये हो गया। हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको ज्यादा याद नहीं करना, 1 प्लस cos x, 1 माइनस का cos x और एक सिंपल sin x, इनका याद रखना है बस, 3 का। तो 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, माइनस वाले का होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, और इसका होता है 2 sin x बाई 2, और साथ में आपके पास आ जाता है cos x बाई 2। ये 3 याद रख लें, इसी से आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो डबल भी हो गया, ट्रिपल भी हो गया, और आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूले भी आपको देखने को मिल गए। उसके बाद आते हैं सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। सम या फिर डिफरेंस में दिया जा सकता है, इससे हमें जाना है प्रोडक्ट में। किस में जाना है? हमें प्रोडक्ट में जाना, और इसका उल्टा भी होता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कहाँ गया? 8 नंबर का फॉर्मूला था, तो ये 9 नंबर का समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b, ये देखो प्लस में लिखा है। फिर यही वाला cos a माइनस का cos b लिखा है, ठीक है। फिर आएगा आपके पास sin a प्लस sin b, और फिर आएगा आपके पास sin a माइनस का sin b। एक चीज का ध्यान रखना है, जो प्लस माइनस में होते हैं उसमें दोनों के दोनों क्वांटिटी सेम होने चाहिए, cos 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 cos, sin 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 sin, ऐसे करके होने चाहिए। तो cos a प्लस b का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2, फिर cos ही रहता है आपके पास वापिस cos a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2, ठीक है। cos वाले प्लस वाले में दोनों ही सेम रहते हैं आपके पास cos वाले, और इस वाले में साइन वाले आते हैं दोनों, तो ये आ जाता है 2 sin a प्लस b बाई 2, और फिर से sin a माइनस b बाई 2, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक माइनस साइन और एक्स्ट्रा रहता है। फिर यहाँ की अगर आप बात करोगे तो प्लस वाला है और दोनों साइन वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर प्लस का होगा तो साइन को पहले लिख देंगे, तो sin a प्लस b बाई 2, फिर आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2।
देखो a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू सब में कॉमन है आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। माइनस वाले में बस क्या होता है, साइन ही है लेकिन माइनस है तो कॉस प्रेफरेंस ले जाता है, कॉस पहले आएगा, तो कॉस a प्लस बी बाई टू और फिर आ जाएगा आपके पास साइन a माइनस बी बाई टू। ये आ गया आपके पास सम या डिफरेंस से किस में लेकर जा रहे हो, प्रोडक्ट में। तो इसका उल्टा भी नहीं हो सकता, बताओ जल्दी से, इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, यहीं पे लिखाते हैं इसको भी, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस, सम या फिर डिफरेंस, इसका उल्टा भी हो सकता है आपके पास। तो ये उल्टा वाला भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उल्टा कैसे होता है भाई, तो यहां पे लिख दोगे भाई कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा आपके पास साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी ले लिया, फिर ले लोगे आपके पास साइन ए साइन बी, फिर क्या ले लोगे आपके पास साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर क्या ले लोगे भाई आपके पास कॉस ए साइन बी। एक्चुअली मैं इधर वाले के हिसाब से लिख रहा हूं, इधर वाले के हिसाब से, और सब में 2 है तो 2 भी कॉमन लगा लूंगा मैं, सब में 2 भी लगा लूंगा, और इसमें माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगा दूंगा, और कुछ भी नहीं। बाकी इधर वाले से मैं इधर वाला फॉर्मूला लिख लूंगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं कि ये वाली चीज इधर है तो ये वाली चीज आ जाएगी, तो बस इसमें कुछ इस तरह के नजारे दिखाता है, कॉस ए प्लस बी, उसमें प्लस करना है कॉस ए माइनस बी, और कुछ भी नहीं, सिंपल, ए प्लस बी ए माइनस बी जाएगा आपके पास एंगल में, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले में बात करते हैं, तो सिंपल है, कॉस वाला ही आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला साइन, ये वाला हमने लिखा है तो ये वाला लिख देंगे, साइन ए प्लस बी प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस बी, ठीक है। फिर यही था ना, नहीं प्लस माइनस में डिफरेंट नहीं हो सकता, साइन वाला जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सेम। प्लस माइनस वाले में ध्यान रखना है सेमी क्वांटिटी, मतलब सेमी फंक्शन होने चाहिए, साइन तो साइन कॉस तो कॉस। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाला, तो साइन ए प्लस फिर माइनस का साइन ए माइनस बी, खत्म बात। ये आपके पास 8 फॉर्मूले और आ गए, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में, और उसका उल्टा प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, फाइन। तो ये हुए कुछ नॉर्मल से फॉर्मूलेज, जो नॉर्मल से तो क्या ही, जो अभी 11th क्लास में आएंगे उनके लिए मतलब ज्यादा ही लग रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें एक चीज और सीखनी है, और वो चीज भी अभी सिखाएंगे। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, अब हम यहाँ पे जो सभी चीजें डिस्कस किया करेंगे ना ग्रेड 11 और 12 में, वो रेडियन में ज्यादा करते हैं, डिग्री में नहीं करते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते थे हम डिग्री में, तो याद करना है 2 मेजर होते हैं, एक होता है आपके पास डिग्री मेजर, ठीक है ना, और एक होता है आपके पास रेडियन मेजर, एक होता है आपके पास डिग्री मेजर और एक होता है आपके पास रेडियन मेजर। तो ये जो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर की कहानी ना, ध्यान से समझना। वैसे एसआई यूनिट होता है ये एंगल का, ध्यान रहे, रेडियन क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, तो एंगल की एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। डिग्री मत बोल देना कि एसआई यूनिट एंगल का डिग्री होता है, डिग्री में मेजर करते हैं ज्यादा, तो छोटी क्लासों में क्या करते थे, अब नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका। ओके फाइन, अब इसका एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो पाई होता है जिसे हम 22/7 कहा करते थे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 22/7, लेकिन जब एंगल के टर्म्स में बात करते हैं तो वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यस, इसका मतलब ये जो पाई है वो रेडियन है। यस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, चीजों को समझिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, खत्म बात। तो यहां से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 रेडियन, तो ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, और आप यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 डिग्री, तो ये 180 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो चीजों को समझते जाइए, ये दोनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जिसको समझ में नहीं आया चिल करो, बस इतना समझो, आप एक कन्वर्जन करने वाले हो डिग्री से किस में, रेडियन में, डिग्री से किस में, रेडियन में। तो जब आप डिग्री से रेडियन में जाते हो, ध्यान समझिएगा, डिग्री से रेडियन में जाते हो तो क्या करते हो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू इतनी रेडियन है, तो 30 डिग्री की कितनी होगी, तो 30 से मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा पाई बाय 6, और ये आ गया रेडियन में, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट 45 डिग्री लेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू में पाई अपॉन में 180, क्लियर है। इसको काट दोगे तो आ जाएगा पाई बाय 4। उसी तरीके से लोगे आप 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन में 180 से, तो आ जाएगा पाई बाय 3। कुछ इस तरीके से आगे हर एक डिग्री से रेडियन में जो कन्वर्जन है वो आपके पास देखने को मिलता है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं कि रेडियन टू डिग्री मेजर की,
तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो उल्टा देंगे और कुछ नहीं, रेडियन टू डिग्री। तो जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करने जाओगे ना, तो पाई अपॉन 180 नहीं 180 अपॉन पाई करोगे ये वाला, क्योंकि 1 रेडियन ऑलरेडी रेडियन में दिया, तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए जैसे ये पाई बाय 6 था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई से, तब जाकर ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, 30 से इसको काट दूंगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, खत्म बात, आंसर। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन जो है करने वाले हो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप लोगों के लिए इतना इनफ रहेगा डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, लेकिन वैसे अंदर की कहानी अगर देखें तो और भी होता है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है ना, ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में कंप्लीट एंगल की बात करते हैं तो लगभग 360 की बात होती है, 360। और अगर मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, कई बार यूज होगा ये, तो ये ना 1 डिग्री है, कितना 1 डिग्री है, और फिर से मैंने इसको ब्रेक डाउन किया इस तरह से, तो ये भी 1 डिग्री है, ऐसे करके ये भी क्या है 1 डिग्री है, ऐसे करते करते मैंने इसको डिवाइड कर दिया इन 360 इक्वल पार्ट्स, तो 360 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, और एक हिस्सा जो कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। लेकिन अब देखना, मैं ये जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, इसको मैं इस तरह से जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ऐसा नजारा दिखा रहा होगा 1 डिग्री आपका। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो आपको 1 डिग्री दिख रहा था, इस 1 डिग्री को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं। कैसे? इस तरीके से, एक हिस्सा, ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ऐसे करके। तो ये जो, इसको हटाओ यार, वापिस बनाते हैं, ऐसे करके। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो 1 डिग्री था कंप्लीट, इसको मैं डिवाइड करता हूं, तो एक पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। और मैं अब की बार इसको जो डिवाइड कर रहा हूं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, टोटली हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको, 60 पार्ट्स में, ठीक है ना। अब वाई 60 पार्ट्स, अभी समझाता हूं, इसको मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 60 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। तो आपका ये जो 1 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री, वो इक्वल हो जाएगा किसके, 60 डिविजन्स के, और उन डिविजन्स को नाम दिया गया है डैश, और ये डैश का मतलब होता है मिनट, मतलब 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। ये जो डैश है ना, अगर मैं बोलता हूं 2 डैश, इसका मतलब है 2 मिनट्स, ध्यान दो इस चीज का। तो ये सिंगल डैश रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को, तो मिनट ये टाइम वाला नहीं है, मिनट ये क्या है आपके पास, एंगल वाला है, मतलब डिग्री से भी छोटा अगर एंगल की बात करते तो उसे मिनट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डन है। उसके बाद आगे आ जाओ, उसी तरीके से सेम, ये जो आपने 1 मिनट लिया, एक हिस्सा क्या होगा 1 मिनट, तो इस 1 मिनट को मैं वापस आपको जूम करके दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये आपका 1 मिनट हो गया। और अब मैं इस 1 मिनट को ना वापस ब्रेक डाउन करने वाला हूं, एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में, चौथे हिस्से में, ऐसे करके वापस हम इसको डिवाइड करने वाले हैं टोटली 60 इक्वल पार्ट्स में। जब हम 60 इक्वल पार्ट्स में इसको वापस हम ब्रेक डाउन कर देंगे, तो जो 1 पार्ट कहलाएगा उसे हम बोलते हैं, जैसे कि 1 मिनट था, तो 1 मिनट है ना 60 डिविजन्स के इक्वल होगा, और इस केस में डिविजन्स को हमने डबल डैश बोला, और ये जो डबल डैश है वो आपके पास क्या है, सेकंड्स है। जैसे मैंने बोला कि 5 डबल डैश, इट मींस इट इज 5 सेकंड्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग 5 सेकंड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सेकंड्स की बात कर रहा है, तो ये रिलेशन आपको बस याद रखना है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन आपको याद रखना है। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, राइट। अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ट्रिग्नोमेट्री की ही कंडीशन को हम आगे और बढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं कुछ ऐसी जगह पे जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके पास क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करने वाला है। तो कौन सा पार्ट है वो भाई, तो आप समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू आप बोलोगे √3/2, और फिर मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई मेरे को साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आपने 11th में पढ़ा है, पढ़ लिया 11th बेसिकली, तो आप बता दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाओगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि 10th क्लास तक जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है 90 तक की वैल्यूज, 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही है आपके पास। इन्हीं के वैल्यूज आपको मालूम है, इनके अलावा तो मालूम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो आगे की बात करते हैं। तो ये सभी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वही हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो आप मानो ये आपके पास पूरा का पूरा सर्कल है जिसमें डिवाइड कर रहा हूं बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में। कितने क्वाड्रेंट्स में भाई? 4 क्वाड्रेंट्स में। क्लियर है? और पहले क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या लिख रहा हूं मैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये क्या लिखा है? ASTC क्या लिखा है ये? देखो
यहाँ पे ए रिप्रेजेंट्स करता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं ना वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये जितने भी हैं आपके पास सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। वहीं जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम सेकंड में आते हैं तो साइन होता है और इसका रेसिप्रोकल कौन होता था? कोसेक। तो ये दोनों के दोनों आपके पास पॉजिटिव होंगे। रेस्ट जो चारों बच गए, टेन कॉट और कॉस सेक, वो सभी के सभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट, यहां से टी रिप्रेजेंट कर रहा है 10 और इसका रेसिप्रोकल आपको बता दिया है कॉट होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा इसके अलावा जो चार बच गए आपके पास कॉस सेक और साइन कॉसेक, वो सभी के सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो सभी के सभी चार बचे साइन कॉसेक टेन कॉट, वो आपके पास नेगेटिव होने वाले हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो है मेरे पास, ये जो एक्स एक्सिस है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, और ये जो है वो है आपके पास वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस में आपको थोड़ा सा क्रॉस जैसा दिख रहा होगा और वाई एक्सिस में वाई जैसा दिख रहा होगा, जो कि वाई है नो डाउट, है ना। लेकिन क्रॉस का मतलब होता है नो, क्या होता है? नो। और वाई का मतलब क्या होता है? यस। अब ये नो और यस क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। नो का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे चेंज की, किसके चेंज की बात करेंगे अभी समझ में आ जाएगा भाई। और वाई का मतलब भी होता है आपके पास यस, तो यस चेंज की बात करेंगे। किस चीज की चेंज की बात करेंगे वो अभी मैं समझा देता हूं। देखो अगर साइन जो है वो चेंज होना हुआ तो कॉस में होगा, और कॉस किस में होगा? साइन में होगा। ये दोनों का हम ध्यान रखेंगे। वही उसी तरीके से अगर टेन अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा भाई? एंगल कुछ भी होगा, दोनों में सेम होने चाहिए, तो वो कॉट में होगा। और अगर सेक अगर चेंज होगा तो वो चेंज होगा आपके पास कॉसेक में। किस में होगा भाई? आपके पास कॉसेक में। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन किस में चेंज हो रहा है ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो, यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला कंडीशन नहीं लग रहा है, चेंज अलग तरीके से हो रहा है दूसरे में। ठीक है, टेन कॉट है आपके पास रेसिप्रोकल बस। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो चीज बताया चेंज होगा चेंज नहीं होगा, कौन किस में होगा, क्यों बताया, आओ समझाता हूं। इफ आई आस्क यू, ध्यान से समझिएगा, इफ आई आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें क्या करना है? पता करना है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो वो चीज सीखना है एक बार। ब्रेक डाउन करने के लिए आपको जो वैल्यूज लेने होते हैं वो कौन से लेने होते हैं समझो। ये क्या है मेरे पास? 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्या है मेरे पास? 90 डिग्री। ये क्या है मेरे पास? 180 डिग्री। ये क्या है मेरे पास? 270 डिग्री। 90 इंक्रीज हो रहा है हर क्वाड्रेंट में, और जब कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो गया तो मेरे पास आ गया कंप्लीटली 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आपको हमेशा जो भी एंगल की वैल्यू पूछी जाएगी उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि वो हमेशा किसी न किसी एक्सिस में लाई करता हूं, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। जैसे मुझे 120 के पास जाना है, किसके पास जाना है? मुझे 120 डिग्री के पास जाना है। तो 120 डिग्री के पास अगर मैं जाना चाहता हूं तो हमेशा इस वाले डायरेक्शन में जाते हो, आप ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है ना। तो ये इधर से जाएंगे 120, ये 90 हो गया, फिर 120 कहीं इधर लाई कर रहा होगा। फाइन, ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से, और फिर ये वाला 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फाइन, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अभी जो 120 डिग्री है ना, ये जो 90 है, मैं 90 में कुछ प्लस करके लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 90 आपके किसी एक्सिस में लाई कर रहा है, तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से कुछ माइनस करके, तो साइन 180 में से माइनस करके 60 माइनस कर देंगे तो भी मैं 120 के पास चला जा सकता हूं। मतलब ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगी वो हमेशा किसी न किसी एक्सिस से होना चाहिए, या तो 90, या तो 180, या तो 270, या तो 360, या तो इन सभी का कोई भी मल्टीपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये जो भी आप चूज करोगे एक्सिस में, उसके बाद जो भी वैल्यू प्लस माइनस करोगे वो हमेशा उन्हीं में से होना चाहिए, जैसे कि 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, जिनकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी छोटी क्लासों से मालूम है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना। सभी वैल्यूज नहीं निकल सकते, इससे ध्यान रखना। चलो, अब आगे की बात बताता हूं। ये वाली वैल्यू बताता है कि ये चेंज होगा या नहीं साइन। तो वाई, ये जो 90 डिग्री है वो देखो कहां है? वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस का मतलब बताया था यस चेंज होगा, और कौन किस में चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज होगा। तो उसके बाद आप लिख दोगे इसको कॉस। उसके बाद का ये जो एंगल होता है डायरेक्टली आपको चिपका देना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है, चिल करना है। ठीक है। एक और छोटा सा काम करना है, इसमें साइन पता करना है। 90 प्लस 30, यहां से आ गए 90 प्लस 30 इसमें आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक। और हमें क्वेश्चन कौन सा दिया था? साइन का, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान रहे, ये चेंज होकर कॉस बन गया है,
लेकिन कॉस का साइन चेंज नहीं, चेक नहीं करेंगे हम। किसका चेक करेंगे? जो क्वेश्चन गिवन था उसका चेक करना होता है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सर कॉस आ गया, कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। नहीं, आपको चेक किसको करना है? जो क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये प्लस का ही रहेगा। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2, मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। चलो इस वाले मेथड से भी करते हैं। साइन 180 कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस ये वाली वैल्यू हमेशा बताता है एक्सिस वाली कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा, ये एंगल चिपका दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एंगल वाले चिपका दो, ठीक है। चलो, साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन को चेक करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 माइनस समथिंग इधर है, देखो प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज और माइनस करोगे तो इधर वापस आओगे, तो 180 से वापस आएंगे तो वापस यहीं पे आ जाएंगे, राइट। तो वो भी क्या रहेगा? प्लस का, क्योंकि साइन आया, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और इसकी वैल्यू तो √3/2 होती ही होती है। तो आप किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन करके निकालेंगे, आपका आंसर जो है वो परफेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट्स से नाउ आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan 135 डिग्री। So how can I break it? I can break it like 90 plus 45. Yes or no? And in another way, I can also break it like 180 minus 45. 180 minus 45. In both the ways, you will get the exactly same answer. तो चलो पता करते हैं। 90 चेक करेंगे, 90 y एक्सिस मतलब चेंज होगा तो tan हो जाएगा, चेंज हो जाएगा cot में, तो cot आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट, tan 180 डिग्री चेंज नहीं होगा तो tan रहेगा, एंगल आपके ऐसा रहेगा 45 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में गया? 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में जो क्वेश्चन दिया उसको चेक करना है, 10 है ही नहीं तो माइनस का होगा, यहाँ पे भी 10 तो माइनस का होगा। cot 45 डिग्री 1 होता है तो -1, यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया? -1। दोनों जगह से आंसर आपके पास सेम आने वाले हैं, आप किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो ये कुछ बेसिक चीजें बताई मैंने आप लोगों को, जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। अगर मैं सही बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उसके बाद आप चिल करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आई इतनी बात? चिल करो। उसके बाद आगे आते हैं भाई, और कौन से टॉपिक बताए थे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वाले पेज पे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, तो अभी स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास 10-15 मिनट ही है, तो 10-15 मिनट में जो टॉपिक हो सकता है वही करवाऊंगा मैं, ज्यादा कुछ भी नहीं। वेक्टर में भी टाइम लगेगा। लास्ट के ये दो टॉपिक फटाफट करवा देता हूँ। ये वाले टॉपिक, एक बाइनोमियल और लॉगरिथमिक, फिर इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तो थोड़े टाइम बाद रिकॉर्ड करेंगे इसको। पहले हम इन दोनों को, लॉगरिथमिक को, और आगे जाते हैं बाइनोमियल। पहले बाइनोमियल ही करा देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। देखो, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करता हूँ तो ये बस आपको बताता है कि अलजेब्रा के फॉर्मूलेस कैसे बन के निकलते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है, राइट। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है इसके, ठीक है। अच्छा, अब ये आया कैसे? एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम ने बताया, और क्योंकि इस यहाँ पे स्क्वायर है तब तो आपको कोई समस्या हो ही नहीं रही है। लेकिन मैं बोलता हूँ a + b की पावर यहाँ पे 7 लिख दिया, क्या आप बता पाओगे इसका फॉर्मूला? 8 लिख दिया, बता पाओगे क्या? 10 लिख दिया पावर में, बता पाओगे क्या फॉर्मूला? नहीं बता पाओगे। तो इस टाइप की चीजों को एक्सपेंड करने के लिए हमें यूज करना होता है बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? चलो, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हाउ कैन वी ब्रेक? देखो, तो अगर आपके पास a + b की पावर में n होता है तो इसको बोलते हैं NC0। पहले लिखना है NC0। क्या होता है NC0 अभी हम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो, तो a + b की पावर n हो गया, फिर आ जाता है आपके पास NC0। उसके बाद a की पावर n लिखना और b की पावर 0 लिखना है। पहला वाला a, दूसरा वाला b, प्लस में फिर आता है आपके पास NC1। फिर क्या आता है आपके पास? a की पावर 1 कम कर देना, n-1, a की पावर 1 कम कर देना, तो b की वही 1 बढ़ा देनी, जो यहाँ कम होगा वही वहां बढ़ा देगा। मतलब दोनों अगर बेस सेम होता है, पावर को ऐड करके हमेशा, चाहे सेम ना हो, यहाँ पे पावर को ऐड करके चेक करना, n ही आएगा हर बार, ठीक है। चलो, फिर प्लस में NC2 आएगा, a की पावर 1 और कम कर दिया, तो यहाँ पे 2 कम किया तो b की पावर 2 बढ़ानी पड़ेगी। बस इसी तरीके से चलता रहता है आपके पास, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करता हूं तो देखो, अच्छा पहले आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, NC0। देखो, अगर आपके पास 2 चीजें देखने को मिलेंगे, NPR, और एक देखने को मिलेगा NCR। इसका मतलब होता है परम्यूटेशन, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। और इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है सिलेक्शन, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, इसका मतलब होता है सिलेक्शन, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट
एंड इसका मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, बट इसका मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट, ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन, ठीक है ना। इसको खोलेंगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको खोलेंगे तो आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r का फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर ये फैक्टोरियल क्या है, तो समझो, अगर मैंने जैसे n फैक्टोरियल, n के जगह कोई नंबर हो सकता है जैसे 3 फैक्टोरियल, तो आप चले जाओगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो लास्टली, या फिर 0 फैक्टोरियल तक आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि 8 फैक्टोरियल है, आप लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5, और जहां पे रोकना चाहो वहीं पे रोक सकते हो, बट उसमें आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 1 फैक्टोरियल हो या फिर 0 फैक्टोरियल हो, इन दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। क्या होती है आपके पास, 1 ही होती है। डन है यहाँ तक, इन दोनों की वैल्यू 1 ही। इसका मतलब अगर मैंने 1 फैक्टोरियल तक जाकर रोका है खुद को 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, ऐसे करके ये फैक्टोरियल का मीनिंग होता है और कुछ भी नहीं, सिंपल। तो ये दो चीजें हमें क्या है पता होनी चाहिए ताकि हम सॉल्व करें इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब इस वाले को खोलता हूं तो आ जाएगा nc0, n की जगह क्या 2, ये पावर में n होता है, तो ये हो जाएगा 2c0, फिर आ जाएगा a की जगह a है तो a रखते हैं, और पावर में 2 हो गया, b की पावर 0, प्लस में n के जगह 2 है, फिर c है, फिर 1 है, फिर a के जगह पे एक पावर कम, यहाँ 2 था एक पावर कम कर दो तो 1 बचा, b की वैल्यू भी 1 आया, फिर प्लस में 2c, नीचे 2 हो गया, n की वैल्यू 2 फिक्स रहेगा, नीचे 0 1 2 3 चलता रहेगा। अब की बार n माइनस 2, तो n की जगह 2 था, 2 माइनस 2 0, तो a की पावर 0 और b की पावर 2 आ गया। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं ना तो NCR वाला फॉर्मूले से लगा दूंगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, इसे इसको खोलो क्या हो जाएगा ऊपर 2 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 n माइनस r, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल पे रोक लूंगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल की 1, 2 माइनस 2 नीचे 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की भी वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ये बच्चा कट गया तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई 1, और b की वैल्यू पावर में 0 है, किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से आप इसको खोलेंगे ना तो 2 आएगा, तो यहाँ a और b आ गया, इसको भी खोलेंगे तो 1 आएगा, और इसके पावर 1 हो गया तो 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बच गया b स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला है ना, देखो अच्छे से। तो 2 से ज्यादा पावर के लिए भी हम इस वाले फॉर्मूले को क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। समझ में आई इतनी बात, डन है। चलो इसमें एक और चीज समझते हैं, इसमें एक और चीज समझते हैं कि हमारे पास ना कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है माइनस के लिए, a माइनस बी के पावर में अगर कुछ है तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं a प्लस और b की जगह माइनस b लिखते हैं और फिर उसका पावर n लगाते हैं और उसके बाद का सेम प्रोसीजर को हम क्या करते हैं फॉलो कर लेते हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। और इसमें बाइनोमियल में एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, 1 प्लस में अगर x हो और इसकी पावर में n हो और यहाँ पे x जो है वो 1 से छोटी है, x से क्या है छोटी है, 1 से छोटी है, I mean x की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में, तो इसका आंसर होता है 1 प्लस n टाइम्स x, मतलब ये पावर इसके साथ आ जाता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो साथ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, 11th क्लास में यूज हुआ है कहीं पे एक जगह पे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और कई जगह पे यूज हो जाता है ये वाले। तो बाइनोमियल में आपके पास सिर्फ इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है। चलो भाई, तो लॉगरिथमिक को भी कर लेते हैं फटाफट। लॉगरिथमिक क्या आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हम बताएंगे अभी आपको, यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो लॉगरिथमिक में सबसे पहला वाला होता है वो यूज होता है आपके पास, सबसे पहले ऐसा समझो कि लॉगरिथमिक आपके पास एक फंक्शन है, तो उसमें आपके पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, log a इंटू बी, इसको कहा जाता है आर्गुमेंट, और यहाँ पे हमेशा बेस में 10 होगा, या तो e बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला e है, नेचुरल बेस कहा जाता है इसको, और 10 नहीं भी लिखते तो भी काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक, तो इसको बोला जाता है, पहले वाले को बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ, क्या बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ या फिर रूल बोल दो। log a इंटू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a प्लस का log b, log a प्लस का log b। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूँ कि log a है, फिर मल्टीप्लाई में b है, फिर मल्टीप्लाई में c है, तो 3 आ जाएंगे, तो 3 प्लस में हो जाएंगे भाई, तो log a प्लस log b और प्लस का log c, और कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 4 आ जाएंगे तो ऐसे और एक्सपेंड जो है वो हो जाएगा।
बट रिमेंबर ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, लेकिन log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है, ऐसा कहीं पे भी कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। डज नॉट एग्जिस्ट दिस फॉर्मूला, डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रहे इस चीज, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। इसे हम बोलते हैं भाई प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट लॉ के बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा वाला जिसे हम बोलते हैं नो डाउट कोशेंट लॉ, डिवाइड वाला, राइट। तो कोशेंट लॉ के अंदर क्या होता है हमारे पास, ऐसा देखने को मिलेगा log a अपॉन में b, तो ये हो जाएगा log a अपॉन में, सॉरी हाँ माइनस में, सॉरी माय मिस्टेक, log a माइनस का log b, इसका प्रॉपर ध्यान रखना, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपने सोचा कि log a अपॉन b जो है वो log a अपॉन log b होता है या फिर इसका वाइस वर्सा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास कोशेंट लॉ। चलो भाई कोशेंट लॉ के बाद आता है हमारे पास थर्ड वाला जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपोनेंट लॉ। चलो भाई तो हम एक्सपोनेंट लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंट लॉ में आपको देखने को मिलता है log a आर्गुमेंट कहलाता है, इसकी पावर b है आपके पास, तो b को पहले लिख दिया जाता है और फिर log a को एज इट इज रखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ये कहानी है आपके पास। उसके बाद आपके पास ध्यान रखना इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर log 10 की वैल्यू पूछी जाए, log 10 की वैल्यू पूछी जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और log एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूछी जाए वैल्यू, उसकी वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ सेम है, ये वाला बेस 10 होता है और ये वाला बेस e, जब ये दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1, मतलब log a टू दी बेस a पूछ ले तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। सेम चीज है ना, बेस है ये, बेस यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होगा, यहाँ पे बेस तो 10 होगा या फिर ए भी लगा सकते हो, ये कहानी है आपके पास, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या होता है, देखो होता क्या है, ऐसे होता है, मैंने बोला log a टू द बेस कुछ नहीं है तो क्या है 10 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय में log 10, और क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आंसर आया log 10, सिंपल सी बात है। बट अगर ये 10 की जगह कुछ और दे दें, जैसे कि log a टू द बेस b, इसको ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a पहले, फिर जो बेस वाला है वो उसके साथ लिखना है log b, ऐसे करके। और फिर आप चेंज ऑफ बेस लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप बेस ही चेंज हो गया, पहले b था अब यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 सेम आ गया, समझ में आई इतनी बात। तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। अब हमारे पास तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं मैथमेटिकल टूल के लिए, जिसमें से हमारे पास एक तो डिफरेंशिएशन हो गया, एक इंटीग्रेशन हो गया, और फिर क्या था हमारे पास एक वेक्टर। ये 3 टॉपिक और चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे, और ये जो डिफरेंशिएशन है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट आगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन भी है, कई सारी चीजें अभी हमारे पास रह रहे हैं, तो फटाफट डेरिवेटिव को ना करना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को कहते हैं। इसमें आपको डी dx देखने को मिलेगा, ये अपन इसमें पढ़ते नहीं है बट जनरली लिखा जाता है तो हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये पूरा का पूरा ना एक फंक्शन है, क्या है डी dx, इसको ऐसे रीड करते हैं बट मैक्सिमम टाइम ऐसा d/dx पढ़ देते हैं हम। और यहाँ पे ना कुछ इनपुट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है इस फंक्शन में, इनपुट तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट। बट ध्यान रहे क्योंकि नीचे वाला ये जो टर्म है ना x, ये बताता है कि आपको जो इनपुट देना है वो x के टर्म वाला देना है, x के टर्म में रहेगा तभी मैं डेरिवेटिव करके आपको दे पाऊंगा, बस ये कहना चाहता है ये। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव अगर मैंने बोल दिया कि x की पावर में कुछ भी नंबर है, n क्या है नंबर है, और उसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, x का, तो इसका आंसर आ जाएगा n पहले x एज इट इज n-1। ये एक फॉर्मूला है आपके पास, कह सकते हैं डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाय द वे। तो इसको बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में छाप दीजिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का, लेट से, तो मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 4 को मैं पहले लाऊंगा, x को एज इट इज छोड़ूंगा और एक पावर कम, n-1 मतलब एक पावर कम, तो 3 आ जाएगा। ये आपका इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, x की पावर -4 का, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर -4 x की पावर -3 हो जाएगा, एंड दिस इज रॉन्ग।
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपने -4 पहले लाया, x को एज इट इज छोड़ा, एक पावर कम करो ना भाई, तो -4 में -1 करो, -4 वाज ऑलरेडी देयर, सो इट विल बी -5। दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डेरिवेटिव आपसे पूछा जा सकता है पावर में देकर x की पावर लेट से 5/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2 पहले लाऊंगा, x एज इट इज छोड़ूंगा, 5/2 में 1 पावर लेस करोगे तो आएगा 3/2, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन बन गए सिंपल, एक प्रॉपर इंटीजर दिया जाएगा, पॉजिटिव वाला नेचुरल नंबर, फिर नेगेटिव वाला दिया जाएगा और फ्रैक्शन वाला। अब नेगेटिव फ्रैक्शन में बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हुआ डेरिवेटिव, इसको आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे चलिए, उसके बाद आपको डेरिवेटिव याद रखना है किसी भी के, यहाँ पे क्या है कि आपके पास के कोई कांस्टेंट नंबर है, क्या है आपके पास, एनी कांस्टेंट नंबर है ये, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव वो आपके पास 0 होता है। कितना होता है आपके पास, 0। अब देख सकते हैं इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, 0। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डेरिवेटिव निकालना मुझे 443 और 432 का विद रिस्पेक्ट टू, कोई भी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बोला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या होता है, 0 होता है। समझ में आई इतनी बात, क्यों 0 होता है समझो। अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव मुझे लेट से 3 का निकालना है, तो x की पावर 0 तो साथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नीचे x लिखा था x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 × 1 3 है, एक्चुअली वो 3 है। अब 0 पहले लाऊंगा, 3 को एज इट इज रखो, कौन से नंबर को बाहर रख दो, 0 को पहले लाओ, x एज इट इज एक पावर कम कर दिया 0 - 1। अब 3 × 0 करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, आंसर 0, इसीलिए। ठीक है, चलो। तो आपने अभी तक मैंने आप लोगों को 2 चीजें बता दिया कि अगर आपके पास एक फंक्शन है x की पावर n, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो n x की पावर n - 1 होगा। दूसरी चीज आपको बता दिए, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका डेरिवेटिव हमें याद करना है, तो ये करना ही पड़ेगा, इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक तो आपके पास x की पावर n का बता दिया, यहाँ पे d/dx सब में लिखा हुआ, ठीक है ना, तो n x की पावर n - 1 होता है। कोई कांस्टेंट नंबर हुआ तो उसका तो आपके पास 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कभी log x देखने को मिल जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। कभी e की पावर x देखने को मिल जाए तो इसका होता है e की पावर x, और साथ में रहता है log e, लेकिन log e की वैल्यू हो जाता है 1, log और जो बेस होता है। लेकिन कोई अगर e के अलावा कोई a दिया जाए, यानी कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे a, तो इसका आंसर a की पावर x होगा और log a रहेगा, क्योंकि log a की वैल्यू 1 नहीं होती, तो इसको यहाँ पे आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है, डायरेक्टली यूज होगा 1/2√x, और 1/x का डेरिवेटिव याद रखना है -1/x की स्क्वायर होता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हो गया डिफरेंशिएशन के, जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला से डेरिवेटिव फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डेरिवेटिव फॉर्मूलास, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालने होते हैं। जैसे कि मैंने बोला sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और जो cos x होता है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। क्या होता है, माइनस का sin x। उस तरीके से जो tan x का डेरिवेटिव होता है वो होता है आपके पास secant स्क्वायर x। उस तरीके से cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosecant स्क्वायर x। और फिर जो secant x का डेरिवेटिव होता है वो होता है आपके पास secant x, और साथ में इंटू में रखना आपके पास tan x। उसके बाद आपके पास होता है cosecant x, तो वो होता है आपके पास माइनस का cosecant x इंटू में cot x। ये चीज आपको इंटू है, ये 6, और आपको लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ज्यादा नहीं आता है, इतना ही आपके पास फॉर्मूलेज यूज होंगे। उसके बाद आपके पास 3 रूल होते हैं जिनको हमें समझना है और हमें करना है। आइए समझते हैं उन तीनों रूल को, जिनमें से जो फर्स्ट वाला रूल होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का कहना है, इसे हम तब यूज करेंगे जब हमारे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हो और हमें उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एक x है और इनटू में एक sin x है, और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसका 1 और इसका आप cos x करके आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्लस माइनस में हो सकता है। देखो मैंने बोला 7x² माइनस e की पावर x प्लस में cos x, ये है, इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 पहले लाओगे, 7 मल्टीप्लाई में रहता है, 7 2 जब 14 हो जाएगा, x की पावर 1 लेस हो गया, इसका डेरिवेटिव सेम रहता है, और cos x का हो गया माइनस का sin x, बस हो गया, आंसर हो गया, इसका डेरिवेटिव निकल गया। लेकिन ये प्लस माइनस में आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लाई में दिया है ना, तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, वही चीज हमको समझाने जा रहे हैं। देखो फटाफट,
तो इसका रखते हैं इसको और बताते हैं ये नहीं होता है तो क्या होता है, आओ समझते हैं। तो इस केस में आपको x इंटू साइन एक्स को पहले फंक्शन को u मानना होता है और दूसरे फंक्शन को v मानना होता है। मतलब अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, u इंटू v का, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक को छोड़ दो, किसी को छोड़ सकते हो, दूसरे का कर दो डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस, दूसरे को छोड़ दो और पहले का कर दो डेरिवेटिव, ऐसा कुछ होता है आपके पास। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, u को छोड़ो मतलब x को छोड़ो, फिर मल्टीप्लाई है बीच में, इनके बीच में मल्टीप्लाई, v का करना है डेरिवेटिव, इसका मतलब है v का करना है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर आपके पास v को छोड़ना है तो v को छोड़ेंगे तो आ जाएगा sin x, फिर मल्टीप्लाई, u का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव होता है 1। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया x cos x प्लस का sin x, x cos x प्लस का sin x। ये कहानी है आपके पास। आई होप आप सभी को ये जो प्रोडक्ट रूल है वो समझ में आया होगा, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट होता है आपके पास क्वेश्चन रूल। क्या होता है आपके पास? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल भाई, तो अगर मैं क्वेश्चन रूल की बात करता हूं तो यहाँ पे ना डेरिवेटिव निकाला जाता है किसका, जो फंक्शन डिवाइड में दिए होते हैं ऐसा करके। तो इसका फॉर्मूला होता है v को छोड़ना था, u को नहीं, v को। वहां तो किसी को छोड़कर कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ बीच में माइनस होता है इसीलिए। तो आपकी बार u को छोड़ेंगे और फिर v का डेरिवेटिव और फिर पूरे के नीचे में हमें करना होता है v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन रूल का जो है वो फॉर्मूला देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला यहाँ पे sin x है और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या है आपके पास log x। क्लियर है? क्या है आपके पास? log x है। और मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x के टर्म में है। चलो ठीक है। अच्छा, इसको मान लोगे u और इसको मान लोगे v और ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। v को छोड़ना है मतलब log x को एज इट इज छोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई में। ये इसका मतलब है डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का फंक्शन हो गया d/dx और ये क्या है u का डेरिवेटिव। तो u ये रहा sin x, तो sin x की जगह पे रखूंगा मैं क्या, cos x। और ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, उसका यही मतलब है, बस बीच में माइनस है तो माइनस। अब की बार u को एज इट इज छोड़ना है, u क्या है sin x, तो यहाँ पे sin x लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में। dv/dx का मतलब है v का डेरिवेटिव करना है। v क्या है मेरे पास, log x है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और पूरे के नीचे में v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे लेकर आपके पास सॉल्व वगैरह भी कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी इतना एटलीस्ट आप लोगों को आना चाहिए, इतना जरूर से जरूर आप लोगों को आना चाहिए। चलो भाई, ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन रूल। उसके बाद आता है हमारे पास चेन रूल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान से समझिएगा। चेन रूल, चेन रूल। तो चलो चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको देखने को मिलता है उसका, और हमें एक थोड़ा सा जो ना अलग से समझना पड़ेगा, इसको अच्छे समझिएगा। और इस चेन रूल का जो है वो यूज होता है फिजिक्स में, काफी ज्यादा यूज है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला x की पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव आप तुरंत बोलोगे 4x की पावर 3 होता है। सही बात है सर, x के रिस्पेक्ट में कर दिया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने x की जगह ना कुछ और दे दिया, x की पावर 4 प्लस में मतलब ऐसा दे दिया 3x की पावर 6 माइनस का 4x प्लस का 3 दे दिया, और इसकी पावर मैंने 4 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, इसकी पावर 4 लिख दिया, इसकी पावर 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब भी कभी ऐसे ब्रैकेट में आ जाए ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको पूरे को ना x मानो, दिमाग में छाप लो कि ये क्या है, x है। अगर ये x होता तो क्या होता है डेरिवेटिव, 4 एज इट इज रखते हैं, x को एज इट इज रखते हैं, तो एज इट इज छोड़ दो, इसको मत कर देना। और एक पावर क्या करते हैं, अब कम करते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड से डेरिवेटिव अभी तक कर दिया, बाद में अब हम लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल का मतलब है जिसको आपने सिंपल x माना था उसका और डेरिवेटिव निकाल दो और कुछ भी नहीं। तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 पहले जाएगा तो 18 हो जाएगा, एक पावर लेस तो 18x की पावर 5 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, कैसे, इसकी पावर में क्या 1 पहले लाएंगे तो 4 ही रहा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो माइनस का 4 रहा, और फिर एक पावर कम करेंगे तो x की पावर 1 - 1 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 × 1 = 4, 4x का 4 हो गया, और प्लस का 3, तो 3 का तो कांस्टेंट नंबर है, उसका क्या हो जाएगा 0। ध्यान रहे कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तभी 0 होता है जब वो इंडिपेंडेंट होता है, जब वो अकेला होता है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको। तो ये कहानी हो गई है आपके पास चेन रूल की। इस टाइप के चेन रूल आपके पास हर एक फंक्शन में देखा जा सकता है, हर एक फंक्शन में मतलब हर एक फंक्शन में। जैसे कि मैंने बोला अंडर रूट में x है, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x होगा। तो ये लोग ना x की जगह पे कुछ और दे दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि sin x दे दिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो अंडर रूट के अंदर जहां पे x था ना उसको सिंपल x ही मानो, तो हो जाएगा 1/2, और जैसा था चुपचाप चिपका देना पहले स्टेप में। बाद में जिसे आप x समझ रहे थे उसका डेरिवेटिव कर दो, बस हो गया क्वेश्चन।
ऐसे करके करना है आपके पास चेन रूल में, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो उसमें आता है, जैसे मैंने बोला साइन एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि साइन नहीं है, साइन 3x की स्क्वायर प्लस का 4 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, साइन का हो जाएगा कॉस और एंगल एज इट इज, यस, जिसको एक्स था ना, ये एक्स था तो इसको एज इट इज रखो। बाद में इस x का डेरिवेटिव करेंगे, 3 2 6x आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपके पास जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो ऐसा आता है, आप इसका डेरिवेटिव निकालो साइन ओमेगा टी का। बस आपको ध्यान रखना ओमेगा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना होता है। तो एक ही बात है, टी एक्स की जगह टी आ गया। तो साइन का क्या होता है? कॉस, और एंगल को एज इट इज छोड़ो। बाद में ये जो एंगल है जिसको आप एक्स मान रहे थे उसको करना पड़ेगा, टी मान रहे थे उसको करना पड़ेगा। ओमेगा टी का अगर मान लो कि 70 होता तो उसका 7 होता, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ऐसे करके समझना और कुछ भी नहीं। इस टाइप के बस डिफरेंशिएशन आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलो। तो डेरिवेटिव के नाम पे आप लोगों को इससे ज्यादा नहीं सीखना है। डेरिवेटिव हमने ज्यादा नहीं लिए, कितना टाइम हुआ? लगभग 10 से 12 मिनट लिए हैं हमने इसको डेरिवेटिव को करने के लिए। इंटीग्रेशन को और भी कम टाइम देना है हमें, ज्यादा नहीं देना, ठीक है ना? आसानी समझ में आ जाएगी, टेंशन फ्री रहिए। नेक्स्ट, तो अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रल की, अब इंटीग्रेशन आपके पास दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है आपके पास डेफिनिट और एक होता है आपके पास इनडेफिनिट, ठीक है। तो डेफिनेट होता है, डेफिनेट वाले को कहा जाता है लिमिट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये रहता है आपके पास विदाउट लिमिट, ठीक है, ध्यान रखना है, विदाउट लिमिट। तो ये वाला कम यूज होता है, ये वाला ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये आना पड़ेगा तभी आपके एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें होता है, और कुछ भी नहीं। समझो, जैसे कि इंटीग्रेशन होता क्या, पहले ये चीज बता दो। इंटीग्रेशन आपके पास रिवर्स प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से। हाँ, फॉर्मूले बता दिए, मेथड बता दिए, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अभी पूरी अंदर की जानकारी नहीं दी है मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और वहां पे जो अपॉन में dx करते थे वो यहाँ साथ में रहेगा, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन रहेगा, वहां पे x की पावर n होता था, यहाँ पे भी वही है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है एक पावर पहले जोड़ देते हैं और टोटल पावर नीचे आता है, और फिर प्लस का c लगाते हैं। प्लस का c क्यों लगाते हैं हम आपको समझाएंगे। पहले आप इतना समझ लो कि x की पावर क्या है, एक जोड़ना है, फिर वही टोटल पावर नीचे डिवाइड करना, और कुछ नहीं। वहां पहले पावर को लाते थे, एक पावर कम करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, पावर को पहले एक ऐड करना, फिर टोटल पावर को डिवाइड में करते हैं, बस। तो एग्जांपल x की पावर अगर मुझे 4 का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर आ जाएगा, एक ऐड कर दो और वही टोटल पावर नीचे लिख दो, प्लस का c लगा दो। इंटीग्रेशन करना है x की पावर -5 का, तो एक पावर ऐड कर दो तो -4 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे ना तो -4 हो जाएगा, और वही -4 नीचे लिखो, प्लस का c लगा दो, आंसर। समझ में आई इतनी बात? इसको बोलते हैं सिंपल इंटीग्रेशन। क्लियर है? डन है? चलो। तो सर यहाँ भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 0 होगा क्या? नहीं। जैसे 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो 3 के साथ कुछ नहीं, तो x की पावर 0 है, अभी बताया था। तो 3 हो गया, x की पावर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, वही 1 नीचे लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का c, आंसर। ऐसे करके अब आपको समझना है कि प्लस c हम लगाते तो लगाते क्यों है। समझ में आ रही है इतनी बात? प्लस c हम लगाते तो लगाते क्यों है। देखो, मैंने बोला आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, x की पावर 4 प्लस 3 का। तो आप बोलोगे सर 4 पहले आएगा, एक पावर कम हो गया, और 3 का तो 0 हो गया, तो आंसर ये आ गया। और एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब sin x का डेरिवेटिव निकाला तो cos x आया, तो उसी तरीके से cos x का निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, sin x आ जाता है। ध्यान रहे, cos x का निकालते हैं क्या आ जाता है आपके पास, sin x। इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलते हैं। उल्टा होता है, जैसे कि मैंने बोला log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो अगर मैंने इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे वापस ये चीज मिल जानी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे 4x की पावर 3 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। 4 कांस्टेंट नंबर बाहर रखो, इसका करेंगे तो एक पावर जोड़ दो, वही पावर नीचे, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो आया क्या, पूरा एग्जैक्टली सेम फंक्शन, +3 नहीं आया, बस +3 क्या, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होता आता ही नहीं, क्योंकि हर बार वो 0 हो जाता। तो ये प्लस का सेम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में फंक्शन कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर था, ठीक है। प्लस सी क्यों लगाते हैं, समझ में आ गई बात। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेस। एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को नोट में कि वी कैन नॉट फाइंड इंटीग्रल इफ two functions
आर गिवन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। जैसे कि मैंने बोला आपको इंटीग्रेशन करना है 7x की पावर क्यूब माइनस का 4 अंडर रूट x प्लस का 3x माइनस का 4 का, तो आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये क्या है आपके पास प्लस माइनस में लिखा है, तो प्लस माइनस में हमें इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका करेंगे तो आ जाएगा 7, एक पावर जोड़ तो वही पावर नीचे, माइनस 4 एज इट इज रखो। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे रूट लगाने का मतलब है x की पावर में 1/2 है, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे 3/2 और वही 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस में 3 है, एक पावर जोड़ोगे स्क्वायर बाय में 2 माइनस 4, इसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आ जाता है, और ये प्लस का c हो गया, इंटीग्रेशन खत्म बात। तो अगर प्लस माइनस में दिया तब तो कोई समस्या है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर से में वैसे कोई समस्या नहीं होती, ध्यान रहे कांस्टेंट नंबर चुपचाप बाहर पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बस वही वेरिएबल का काम करता है। लेकिन अगर मैंने आपको प्लस या माइनस में दे दिया तब प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड में दे दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि sin x इंटू में cos x, आपको मैंने डायरेक्टली अच्छा अभी तो फॉर्मूला नहीं बताया है ना, मैंने बोला कि मान लो कि 3x माइनस का 5 है, और फिर अगले वाले को मैंने दे दिया अंडर रूट में 3x माइनस का 6 है, ऐसा कुछ दे दिया। तो आप इसको जब तक प्लस या माइनस में नहीं लाओगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए आप अभी जिस लेवल पे उस लेवल की बात कर रहा हूं, बाकी बात के अलग अलग मेथड होते सॉल्व करने के, तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में भी, अभी के लिए आपको समझना नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि अंडर रूट एक्स है और डिवाइडेड बाय में मेरे पास x की पावर 3 है, तो आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, पहले प्लस या माइनस में सिंगल टर्म लाओगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसका आपको क्या करना है, नोट ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हो गया, ठीक है, आगे चलो। कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास कोई प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज नहीं है, क्वोशिएंट रूल नाम की कोई चीज नहीं है, और चेन रूल नाम की कोई भी चीज नहीं है। समझ में आई इतनी बात? तो सर क्या है, सिंपल प्लस माइनस का है और कुछ भी नहीं है, खत्म बात। उसके बाद अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो उल्टा होता है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि मैंने बोला e की पावर x का इंटीग्रल फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रल फॉर्मूला, तो जिसका जिसका जो डेरिवेटिव होता उसी डेरिवेटिव का मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना तो वापस आ जाएगा। जैसे e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x ही रहेगा, a की पावर x करता हूं ना तो वहां तो a की पावर x इंटू लॉग ए होता है, यहाँ पे डिवाइड में जाता है लॉग ए, उसके बाद a की पावर x हो गया, लॉग x का 1/x होता है तो 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे आ जाओ, ये तीन आपको याद रखना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना है। sin x का वहां cos x होता था ना, तो यहाँ पे sin x का माइनस का cos x होता है, क्या होता है, माइनस का cos x, और cos x का वहां पे sin x होता था, तो यहाँ पे cos x का प्लस का sin x होगा, इसको एक साथ याद रखना है। फिर tan x का वहां पे सेकंड स्क्वायर x होता था, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल करेंगे तो वापस tan x आ जाएगा, उल्टा है और कुछ नहीं। cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता था ना, तो cos x स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस का cot x आ जाएगा, ठीक है। और सब में प्लस का सी तो खैर लगाना ही लगाना, सब में प्लस का सी तो लगाना ही लगाना, ठीक है। नेक्स्ट sec x tan x, sec x का क्या होता था, sec x tan x, तो कहीं पे अगर मुझे sec x इंटू में tan x दिख जाएगा तो उसका आंसर मैं लिख दूंगा इंटीग्रल में sec x। उसी तरीके से cosecant x इंटू में cot x होता था, तो cosecant इंटू में cot x का होता था माइनस का cosecant x, ठीक है ना, माइनस का cosecant x इंटीग्रल हो जाएगा, खत्म बात। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 याद रखने, क्लियर है यहाँ तक। ये होगा इनडेफिनेट वाले जिसमें लिमिट नहीं है। अब थोड़ा सा लिमिट वाले समझो, जिसमें जिसको हम फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब समझेंगे हम डेफिनेट वाले। मैंने बोला आपको इंटीग्रल निकालना है 1 से लेकर 2 तक x का विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छे समझो, x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करो तो x की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट लगानी होती है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे ऊपर 2। इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है भाई लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है भाई अपर लिमिट। क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। नीचे वाले को बोला जाता है लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोला जाता है अपर लिमिट। उसके बाद ये पुट कैसे करते हैं लिमिट, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4/2, ठीक है ना। माइनस पहले अपर लिमिट पुट कर देना x के जगह पे, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट करनी, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/1 में 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इनको सॉल्व करेंगे आएगा 3/2। सो दिस इज योर आंसर। बस इतना ही एक्स्ट्रा काम होता है आपके पास लिमिट पुट करने में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में जो है वो आ जाए। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास है sin x, ठीक है ना, या फिर है मेरे पास cos x।
तो cos x का मुझे इंटीग्रल करना है, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4 तक। तो चलो करते हैं। cos x का इंटीग्रल होता है sin x। क्या होता है, sin x। तो इंटीग्रेशन कर दिया, sin x हो गया फॉर्मूला। लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर रखेंगे। अब x के जगह पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, sin π/4, फिर माइनस का sin का 0। sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 हो गया ना, और माइनस का sin 0 की वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आया, क्या आया, 1/√2। तो ये आपको जो आंसर है वो फाइनल जो है वो देखने को मिलेगा। ये हो गया आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है बेसिक में। और अब आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसे हम बोल रहे हैं वेक्टर। तो वेक्टर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा जो बेसिक मैथमेटिकल टूल है वो मतलब आ जाए, हमें कंप्लीट हो जाए। तो चलो भाई वेक्टर की बात करते हैं। याद करो छोटी क्लासों में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते थे, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी हम उसे बोलते थे जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता था, डायरेक्शन भी होता था। बट इतना ही सच नहीं है, इसमें अंदर एक और छोटा सा जो चीज है वो छिपा हुआ रहता है, और वो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो हो, बट इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर के कुछ लॉ होते हैं, उसे जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर बात बनती है। ठीक है, चलो तो जैसे कि मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे एरो दिखाते हैं ना, फिर वेलोसिटी, फिर आपको मैंने बोला एक्सेलरेशन, फिर बोला फोर्स, फिर मैंने बोला कि मोमेंटम। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि इंपल्स, ये करंट नहीं है, क्या है आपके पास, इंपल्स। ये आपके पास है, आपके पास इंपल्स। ये जो चीजें हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। एरो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लगा कर रख देते हैं। ठीक है ना। अब देखो जो हम यूज करेंगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस डिवाइड तो खैर है ही नहीं आपके पास वेक्टर का, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की, तो जब जो हमारा एक्स एक्सिस है ना उसको हम आई के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई एक्सिस है उसे हम जे के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जेड एक्सिस है वो आपके पास हमारे पास के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस। समझ में आई इतनी बात। और ये आपके पास ओरिजिन हो गया। ठीक है, चलो अब आगे की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। कोई भी एक वेक्टर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ए है और वो कोई वेक्टर है, तो वेक्टर को हमेशा ऐसे लिया जाता है 2i, मतलब एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं। मान लेते हैं वेक्टर का नाम ना x देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो सकता है 2i माइनस का 3j, इस तरीके, या फिर प्लस का 3j, ऐसे लिखा मैंने। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2D है, 2 डायरेक्शन में, x एक्सिस में है और किस में है आपके पास, y एक्सिस में। इस तरीके से आपके पास एक वेक्टर की जो है ना रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें ये जो आपके पास 2 है और ये जो आपके पास 3 है, इनको कहा जाता है स्केलर नंबर्स। स्केलर नंबर्स या फिर सिंपल स्केलर्स बोला जाता है। और i और j आपको पता ही है, ये x को और y के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी एक वेक्टर होता है, उसको हम इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो एरो है वो खुद आपके पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम हेड के नाम से जानते हैं, हेड बोलते हैं इसको, है ना। हेड की इसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ये जो हेड होती है एरो, उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो चीज होती है, ये आपके पास जो टेल होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, पूंछ होती है इसकी, है ना, जो आपके पास किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ बेसिक चीजें हमें इसमें जरूर सीखना है। एक तो आपके पास यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, वो चीजें भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस करना सीखते हैं एक बार हम। ठीक है ना। जैसे कोई भी एक वेक्टर लिया हमने a, मैंने बोला 2i प्लस का 3j है और माइनस का लेट से 4k, माइनस का लेट से 4k, तीनों डायरेक्शन में एक वेक्टर है। एक और वेक्टर b है हमारे पास, लेट से इट इज i माइनस का 4k, जस्ट इतना ही आपके पास। अब मैंने आपसे बोला कि a वेक्टर को और b वेक्टर को क्या करना है, प्लस करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं अभी हम। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलो भाई, तो हमने ए लिया, बी लिया, हमें इसको ऐड करना है। देखो प्लस माइनस करने की ना लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, सिंपल सी बात है ना। तो i से i को प्लस करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3i कैप। फिर j से j को करेंगे, इधर j वाला है ही नहीं तो बेचारा इधर 0 है समझो, तो क्या हो गया 3j हो गया। फिर k से k को ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 8k हो जाएगा। इसको बोल दिया एडिशन। उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे a माइनस b करना है तो b माइनस a भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, फिलहाल मैं a में से b को माइनस कर रहा हूँ, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2i में से 1i जाएगा तो 1i बचेगा। जस्ट यू कैन राइट i कैप।
फाइन। अब जे में से जे को माइनस करेंगे, है ही नहीं, तो प्लस का 3j बच गया बेचारा, इधर 0 है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखो, माइनस का 4k में से माइनस करना है माइनस का 4k, तो हो गया प्लस का 4k, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे आपके लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा a माइनस बी और ये बन गया आपके पास a प्लस बी। ये हुआ प्लस वाली कहानी। उसके बाद हमें सीखना है मल्टीप्लाई। फिर एक चीज और सिखाऊंगा, ठीक है ना, फिर एक चीज और सिखाऊंगा। अब सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में अगेन हम दो वेक्टर का एग्जांपल लेने वाले हैं। लेट से एक वेक्टर ए लिया मैंने, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। क्या करते हैं? वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ 9th क्लास के लिए। क्या होता है ये? 9th क्लास के लिए। लेकिन जब आप 11th क्लास में पढ़ते हो या फिर 12th क्लास में पढ़ते हो तो वर्क डन को बोलते हैं हम फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। एक्स बोलते हो थोड़ी देर के लिए तो एफ डी एक्स बोलो, या फिर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, बीच में लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है आपके पास, और ये भी आपके पास वेक्टर है, और ये भी आपके पास वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर आपके पास स्केलर क्वांटिटी दे देता है। तो ये जो वर्क डन है ना, ये डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो इसीलिए मैं जब मैं मल्टीप्लीकेशन में आया ना, मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन ना दो तरह की चीजें होती हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्रॉस लिखा है, एफ इंटू एस लिखा है। एक पे डॉट भी होता है और एक क्रॉस भी होता है। तो डॉट प्रोडक्ट भी हमें सीखना पड़ेगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि कब किसका यूज हो जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी सबसे ज्यादा यूज होता है डॉट प्रोडक्ट का। लाइक आपको मैंने एक फोर्स लिखा, फोर्स कि मेरे पास फोर्स जो वेक्टर है वो है आपके पास xi प्लस का 3j, ऐसा है कुछ आपके पास। फिर मैंने बोला चलो x की जगह नंबर ले लेते हैं, 4i ले लेते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास बोला लेट से सिर्फ और सिर्फ i कैप दिया, चलो जे कैप भी ले लेते हैं, प्लस का जे कैप भी ले लिया, और माइनस का लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अच्छा रहेगा, हमें सीख मिलेगी थोड़ी सी। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने। तो हमें अगर वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट 4i प्लस का 3j और साथ में आपके पास i माइनस का j। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई हमें आएगा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना तभी तो कर पाएंगे ना, राइट। तो वर्क डन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रेड 11 में देखने को बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें वर्क डन दिया रहता है लेकिन वो वेक्टर के फॉर्म में दिया रहता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है भाई, करेंगे मल्टीप्लाई, टेंशन मत लो। तो इसके लिए हमें दो चीजें सीखनी पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दो चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या क्या सीखना पड़ेगा? एक सीखना पड़ेगा हमें डॉट प्रोडक्ट, और एक सीखना पड़ेगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो पहले हम डॉट प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं। पहले हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि स्केलर का नंबर का मतलब ही होता है नंबर, सिंपल कांस्टेंट नंबर, और कुछ भी नहीं। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, स्केलर मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा आओ समझते हैं, फिर से समझते हैं भाई। देखो, तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले कोई वेक्टर लेते हैं, ए लिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको ध्यान से समझना। अगर आई आया और फिर से आई आया तो ये आई कैप का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। फिर अगर कहीं पे आपके पास जे आया और वापस अगर आपके पास जे आया तो ये बन जाता है जे का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी होती है 1। फिर अगर कहीं आपके पास के आया, फिर वापस के आया, और मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो हो जाता है के कैप का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी होती है 1। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज समझनी है भाई। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास है आई, फिर डॉट है और फिर जे है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। फिर अगर मैंने बोला जे है, फिर बोलते हैं के है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाती है 0। फिर मैंने बोला के है, फिर डॉट बोला आई है ना, कोई भी डिफरेंट मिल जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2i प्लस का 3j माइनस का 5k, और एक दूसरा वेक्टर है आपके पास 5k, चलो i लेते हैं, प्लस का j लेते हैं, और प्लस का 4k लिया हमने, ऐसा कुछ लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म उठाते हैं, सभी से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म उठाते हैं, सभी से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म उठाते हैं, सभी से मल्टीप्लाई, यही होता है। लेकिन ध्यान रखना, इतना करने की जरूरत नहीं है, वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट, सो बीच में मैं आपको डॉट ही लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसको उठाता हूं और सभी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो पहले से करो, तो 2i से इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 2i कैप का स्क्वायर।
अच्छा 2 से जब इसको करोगे तो आई डॉट जे आएगा या नहीं आएगा, आई डॉट जे, और जब ये डिफरेंट होते हैं तो आई डॉट जे की वैल्यू होती है 0, तो वो 0 आ ही जाएगा, तो उसे हम नहीं करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से जब हम इससे इसको करेंगे तो आई डॉट के डॉट आई एक ही बात है, डॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम होता है आगे पीछे, तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उसको भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन में भी सिर्फ लाइक टर्म्स वाले को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई से आई को कर दो, वैसे जे से सिर्फ जे को करोगे क्योंकि इसके केस में और इसके केस में वापस आपको 0 मिल जाएगा, तो जे वाले को करेंगे तो आ जाएगा 3j का स्क्वायर, के वाले से करोगे तो माइनस का 20k का स्क्वायर। दूसरी चीज आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू है 1 1, तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 1 सब्सटीट्यूट किया तो 2 + 3 माइनस का 20, तो माइनस का 15 आपके पास जो है फाइनल आंसर देखने को मिला। और आप देख सकते हैं ये क्या है, मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देता है, एक स्केलर नंबर देता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां से वर्क डन निकाल सकता हूं, तो ये वर्क डन हो जाएगा मेरे पास, ये जो वैल्यूज दिए रहेंगे ना, ये आपके पास न्यूटन में और ये आपके पास मीटर में, उनके रिस्पेक्टिव ऐसा यूनिट्स में मैंने लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई से आई को करेंगे तो 4i का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे मैं करूंगा नहीं इसे इसको करूंगा तो माइनस का 3j का स्क्वायर हो जाएगा। आई जे की जगह 1 लिखूंगा तो ये आ गया 1, मतलब वर्क डन कितना आ गया, 1 जूल आया। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, 1 जूल। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया मेरे पास डॉट प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के पास। ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, अब चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के पास। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ना एक और चीज समझना है आपको, डॉट प्रोडक्ट में ही आपको एक और चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास है a डॉट बी, क्या है मेरे पास है, a डॉट बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a का मैग्नीट्यूड, फिर b का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। अभी आपको मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं समझाया, तो टेंशन मत लो, अभी समझा देंगे। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, a डॉट बी को लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साथ में आपके पास cos थीटा। उसके बाद ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास a डॉट बी, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय में a का मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाएगा आपके पास b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। चलो यहीं पे अभी मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं फटाफट। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है, जिस वेक्टर का लेट से नाम जो है वो x वेक्टर है, ठीक है, और ये है मेरे पास ai प्लस का bj प्लस का ck, वेयर a b c आर द रियल नंबर्स। तो ये जो मॉड्यूलस है, ऐसे इसी में ही मैंने मॉड्यूलस लगाया, इसी को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाली जाती है अंडर रूट में, इनके जो i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, इसके स्क्वायर करके सम करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया भाई। अब मैं बोलता हूं कि आपसे ना क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b वेयर a इज एनी वेक्टर एंड b इज अगेन एनी वेक्टर। तो जब a और b के बीच में कोई एंगल निकालने के लिए दिया जाता है ना, आपको मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला एक वेक्टर है मेरे पास कुछ इस तरह से, एकदम एग्जैक्टली बीच में एक लाइन लेकर जा रहा हूं मैं, ये किसी ना किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट से, तो लेट से ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे अगर कोई पॉइंट होगी तो जितना एक्स में होगा उतना ही वाई में होगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीचों बीच में जा रहा है, 45 डिग्री पे जा रहा है। कितना जा रहा है आपके पास, 45 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कितना है मेरे पास, आई प्लस का जे, सिंपल है, आई प्लस का जे ले लिया मैं, 1 1 ले लिया, 1 1 यूनिट ले लिया। आप 2i प्लस 2j ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे पास एक x वेक्टर है, क्या है इधर, ये a हो गया, इसको b वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस की ओर जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ i वेक्टर होगा, सिंपल सी बात है, i वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई, ठीक है। अब मुझे पहले से ही मालूम है कि इनके बीच का ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, बट वी नीड टू यूज दिस डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड दिस एंगल। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, समझ में आई इतनी बात। तो उसके लिए मैं क्या करूं, अब ध्यान से समझना, फटाफट कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाले में a डॉट बी करूंगा, तो a डॉट बी तो करना सिखा दिया है, तो a डॉट बी निकालते हैं पहले हम, a डॉट बी मतलब इसको और इसको क्या करना, मल्टीप्लाई, तो i से i को करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, j वाला है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, तो i स्क्वायर की वैल्यू 1, तो a डॉट बी कितना आया, 1 आया, डिवाइडेड बाय में a का मैग्नीट्यूड निकालना, ये रहा a, तो a का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट में अलग से निकाल लेता हूँ, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में i का कोफिशिएंट विच इज 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में j का कोफिशिएंट अगेन 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट में 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम इसके जगह पे अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई। ये जो b का मैग्नीट्यूड है ये रहा b, तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई,
तो b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, आगे कुछ है ही नहीं। तो ये कितना आ गया मेरे पास, b का मैग्नीट्यूड वो आ गया फिर 1, तो इसके जगह रख दिया 1 और इज इक्वल टू में क्या है मेरे पास cos थीटा। अब इधर बच गया 1/√2 और इधर बच गया मेरे पास cos थीटा। अब देखना 1/√2 cos के टर्म में कितने पे होता है, 45 पे नहीं होता, तो आप इसको लिखोगे cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा। सो फ्रॉम हियर इफ यू कंपेयर द एंगल यू विल गेट cos से cos, समझ गए, काट देंगे, काट के मत दिखाना बस। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, थीटा आया, तो 45 डिग्री निकल कर आ गया। तो यही इसी तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन है वो दिए होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया होता, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया होता a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड होते हैं ना उसे आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज, अगर कोई वेक्टर a था तो आप उसमें मॉड्यूलस लगा दीजिए, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। लेकिन अगर मैंने ये वेक्टर ही हटा दिया ये वाला, तो अब भी ये एग्जैक्टली सेम चीज है, ये दोनों, ये अगेन आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी और चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट मींस द कंक्लूजन इज a वेक्टर का मॉड्यूलस हो या फिर सिंपल a वेक्टर को हटाकर, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम टू सेम चीजें और दोनों सेम टू सेम है, दोनों ही मैग्नीट्यूड a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक कंप्लीट हुआ है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, आओ समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसमें तो क्रॉस आता है भाई, क्या आता है आपके पास, क्रॉस आता है, तो a आएगा, क्रॉस होगा और b होगा। तो a क्रॉस b होता है ना, a का मैग्नीट्यूड, फिर आएगा आपके पास b का मैग्नीट्यूड और फिर आएगा आपके पास साइन थीटा। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और फिर आएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है, इसका तो प्रॉपर ध्यान रखना है। अब a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है, a क्रॉस b निकालना सीखना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, चलो a वेक्टर लिया हमने एक 2i माइनस का 3j और एक b वेक्टर लिया हमने i प्लस का 4j माइनस का 7 का k, ठीक है, 7 का k, ये चीज है आपके पास, ठीक है ना। इसमें लगाया जाता है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल का क्या काम है यहाँ पे, अभी समझाऊंगा, पहले आप एक चीज इसको समझ लो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है आपके पास डिटर्मिनेंट। मैं तो भूल भी गया, आपको डिटर्मिनेंट भी करवाना है। चलो अभी डिटर्मिनेंट यहाँ पे हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, दो वेक्टर होंगे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे करके दोनों मॉड्यूलस का साइन लगाओगे। उसके बाद फर्स्ट वाले रो में हॉरिजॉन्टली में i लिखोगे, फिर j कैप लिखोगे, फिर k कैप लिखोगे, ठीक है। फिर पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स उतार देना चुपचाप, i के कोफिशिएंट 2 है सेकंड रो में, फिर j का कोफिशिएंट्स विद साइन -3 है, उसके बाद j वाला k वाला नहीं है तो 0 ले लोगे, फिर इसका उतारोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 4 है और इसका कोफिशिएंट आपके पास -7 है। अब a क्रॉस b जो है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अभी राइट हैंड थंब रूल भी लगाऊंगा, बट अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लीजिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना सीखना है अपने को, सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, इसको आपको प्लस लेना है, इसको आपको माइनस लेना है और इसको आपको फिर से प्लस लेना है। प्लस माइनस प्लस चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस, फिर से ये वाला माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, ऐसे करके चेंज, अल्टरनेट में चेंज होता रहता है, बस और कुछ नहीं। अब देखना, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आई कैप को एज इट इज रखो, ये वाले को, और जिस भी रो या कॉलम में आया, पहले रो देखना क्या होता है, ये रो होता है, ये भी रो होता है और ये भी रो होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम रो कहते हैं, ठीक है ना, रोज। उसके बाद ये वाले क्या है, कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है, मतलब इसमें 3 रो हैं और इसमें आपके पास 3 कॉलम है, ठीक है। हमने लिया सबसे पहले आई कैप, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओगे चुपचाप। उसके बाद ध्यान समझना, ये वाला आई कैप जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाओ जल्दी से। तो आपने इसको भूला और आपने इसको भूला, आपके पास बचा क्या, ये चीज बचा। तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और बीच में लगाना होता है माइनस का साइन। समझाता हूं कैसे, इसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया 21, बीच में लगा दो माइनस का साइन, फिर इसे इसको करोगे कितना आ गया 0। चलो भाई, पहला का काम खत्म होगा। उसके बाद मैंने बोला था इसको प्लस का लिया था, अब दूसरे को लेना है माइनस का, तो लो माइनस का j और फिर से वही वाली ब्रैकेट, और फिर से वही काम बिल्कुल सेम करो, जिस भी रो या कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाओ, जे वाला जिस भी रो या कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाओ। मतलब आप इस वाले रो को भूलोगे
इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को भूलोगे। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में लगाना माइनस का साइन। पहले ऊपर से इधर करना, इधर से मत कर देना, पहले इधर से, ऐसे नहीं हमेशा। तो इसे इसको करेंगे तो माइनस का 14 आएगा और बीच में लगाओ माइनस, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 0। डन है। तो ये हो गया पहला वाला, आई हो गया, जे हो गया। अब लेंगे के वाला प्लस का लेना है तो प्लस का के लिखेंगे और फिर से वही वाली ब्रैकेट कहानी शुरू, फिर से वही वाली कि जिस भी रो या कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाओ। तो हम इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, तो ये बचा। इसे इसको करेंगे तो 4 2 जा 8 और बीच में लगाएंगे माइनस। यहां बच्चे मिस्टेक करते, ध्यान देना। इसे इसको किया तो लगाया 8 और बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है। उसके बाद जब मैं इससे इसको करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, विच विल मेक इट पॉजिटिव 3। तो यहाँ पे बच्चे -3 लिखते हैं जिसकी वजह से गलत होता है, तो ये गलती नहीं करना है। चलो भाई, तो हमारे पास आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू, एक्चुअली ये बन गया मेरे पास 21i और क्या बना ये प्लस का 14j, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो प्लस का 11k। तो ये मेरे पास बना a क्रॉस b। अब एक चीज अगर आप नोटिस करें तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके पीछे का लॉजिक बस यही है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको वापस एक नया वेक्टर मिल जाता है। समझ में आई इतनी बात? और कमाल वाली बात यह है कि लेट्स से दिस वेक्टर इज सी, लेट्स से इस वेक्टर को a क्रॉस b से जो नया वेक्टर आया उस वेक्टर का नाम हमने दे दिया c। और मैं आपको बताऊं दिस c वेक्टर इज always perpendicular to a as well as b और यहीं पे लगता है राइट हैंड थंब रूल। और वो कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझो। मैंने बोला एक वेक्टर a है यहां से, तो इसको हमने बोला a वेक्टर। एक वेक्टर b कहीं यहां पे है, लेट्स से इनके बीच में एंगल थीटा है, एनीथिंग, लेट्स से ये वेक्टर है। मैं कहता हूं a से हमें b की ओर जाना है, इस तरीके से कर्ल करना है a से b का मतलब a क्रॉस b, तो a टू b जाना है, तो ऐसे करके कर्ल करूंगा। यहाँ पे इस तरह रखूंगा, ऐसे करके कर्ल करूंगा। ये अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ये थर्ड वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। तो थर्ड वेक्टर कौन सा होगा? a क्रॉस b। मतलब ये वाला जो थंब है वो हमेशा a क्रॉस b के डायरेक्शन को बताता है। तो अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे अगर मैं पेन रखता हूं तो ये बिल्कुल बाहर की ओर आ रहा है। तो आप इस वाली चीज को अच्छे से देख सकते हो कि a वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और अब इसमें नोटिस करो b वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। इट मींस a क्रॉस b करके जो नया वेक्टर मिलेगा वो हमेशा a पे भी परपेंडिकुलर होगा और b पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, दोनों के ऊपर। तो ओवरऑल इसमें आपको यही है और डिटरमिनेंट में इतना ही आपको सीखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो चीजें अभी समझाए ना इतना ही सीखना है, कहीं पे काम आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, अदरवाइज उतना कहीं भी आपके पास जो यूज हो नहीं होने वाला है। इसमें एक छोटी सी चीज और समझेंगे हम, और वो आपके पास इस सेशन का बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक होगा, जो है आपके पास यूनिट वेक्टर। इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। वैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत होते हैं, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं। 11th क्लास में पर्टिकुलर वेक्टर वाला चैप्टर है, उसमें आप कर लोगे मोशनल प्लेन में। अभी आप सिंपल समझते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका यूज बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ वेक्टर उतना यूज नहीं होगा हर चैप्टर में, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं उसे जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब ये हर एक की डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही होगा, और मैग्नीट्यूड 1 है तो इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। हर एक चीज की डायरेक्शन में मैं इंटू 1 करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिर्फ वो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर को हम, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है k q1 q2 बाय में r स्क्वायर। नहीं भी पता है तो समझ लो ऐसा कुछ होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है बेसिकली। तो यहाँ पे ना हम r के ऊपर कैप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कैप? ताकि पता चले ये जो फोर्स है वो कौन से चार्ज से कौन से चार्ज की तरफ जा रहा है, कौन से चार्ज के कौन से चार्ज की तरफ जा रहा है। लेट से अगर मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, 1 2 लिखा है, तो ये एक्चुअली जो डायरेक्शन दिखाएगा ना 2 से लेकर 1 तक दिखाएगा। मुझे पता है ये चीज आपको समझ में नहीं आए, टेंशन नहीं लेना। ये चीज आपके पास 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में करवाई जाएगी, तो वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म कराऊंगा ना तब समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ये जो मैंने r21 के ऊपर कैप लगाया है। अच्छा, यूनिट वेक्टर आपको आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैंने a से रिप्रेजेंट किया, बस आपको उसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां पे मैंने
यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात करी जा रही है। क्यों करी जा रही है, कैसे करी है, भूल जाओ, बस आर समझो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर फोर्स लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। इस F12 का मीनिंग है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। फिर से सुनो, इस F12 का मीनिंग है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो R21 लिखा है ना मैंने, R इनके बीच का डिस्टेंस हो गया और डायरेक्शन क्या है, दूसरे चार्ज से पहले की ओर, इसीलिए इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो R21 हो गया और ये हो गया यूनिट कैप। और यही यूनिट कैप जो है ना, ये जो यूनिट वेक्टर बेसिकली कैप जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे चार्ज की वजह से पहले पे लग रहा है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है और कुछ भी नहीं। तो ऐसे जगहों पे हम इसका क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। और बाकी क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड इसकी 1 होती है। अब समझते हैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि आगे चल के ना इसी के जगह पे ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा F12। अच्छा, इसमें वेक्टर साइन जरूर लगाओगे क्योंकि हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर स्क्वायर। इसके जगह पे आप लिख दोगे R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय में R21 का मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर नहीं, ये नहीं लगाते हो मॉड्यूलस, तो वेक्टर का साइन ही हटा दो, वही इनफ रहेगा आपके पास। तो R21 मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बताया अभी मैंने आप लोगों को। खैर, इस तरह से हम लिखा करते हैं, आर स्क्वायर नहीं, हाँ ठीक है, इस तरीके से हम लिखा करते हैं। खैर, इसको अभी छोड़ते हैं, ये ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। बस अभी आप इतना समझ लो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें एक एग्जांपल समझना है, तो ये वाली चीज वैसे ही समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर ए है और वो ले लिया मैंने, लेट से 2i प्लस का बार बार यही ले लेता हूं मैं, तो i प्लस का 2j माइनस का 8k, इतना बड़ा भी नहीं लेंगे, j प्लस का k लिया, सिंपल लेते हैं। चलो अब इसका मैं निकालता हूं क्या, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर हम उसे बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। तो चलो अभी निकालना सिखाया मैग्नीट्यूड, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो सिंपल ये बोलो, है ना। फिलहाल मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस का, लेट से अगर मैं यहाँ पे माइनस का लेता ऐसे करके ना, इसको ऐसे लिखना प्लस, अरे भाई चल जा, प्लस और फिर ये -2 का ब्रैकेट में लगाकर स्क्वायर करना, ठीक है ना, प्लस का, फिर यहाँ पे 1 होता तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर, सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1, ये बनाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही 4 आएगा, माइनस का मतलब लिख देना +1 +1, तो कितना हुआ 6 आया, तो अंडर रूट 6 आया। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 आया तो ये तो यूनिट वेक्टर कतई नहीं हो सकता, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। समझ में आई इतनी बात, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या आया, √6 आया, आना कितना चाहिए √1, √1 कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, यूनिट वेक्टर हो जाता। खैर कोई बात नहीं। अब अगर मुझे पता करना है, मुझे एग्जाम्पल लेना है ना, कि एक यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल दो, तो कैसे लेंगे, ध्यान से समझो। आपको कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए आपने ये जो वेक्टर लिया था ना, वेक्टर i माइनस का 2j प्लस का k, उसको आप बस डिवाइड कर दो, जो भी आपने मैग्नीट्यूड निकाला था उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए उससे। तो जब ये निकालोगे ना, तो इसको तो मैं तीनों टर्म्स के नीचे भेज ही सकता हूं। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1/√6 के साथ i कैप बोला, फिर मैंने माइनस का 2/√6 के साथ में आपके पास j कैप बोला, फिर प्लस में 1/√6 के साथ आपने k कैप बोला। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो वेक्टर है ना, वो यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, और मैं बोल दूंगा मैं इसको a के ऊपर कैप, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि मैंने इसको क्यों बोल दिया, क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देख सकते हैं, वो 1 ही आने वाला है। मतलब a कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो 1 आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। i कैप का कॉफिशिएंट 1/√6 का स्क्वायर प्लस में j का कॉफिशिएंट -2/√6 का स्क्वायर प्लस में 1/√6 का कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो गया, है ना, k वाले का। तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में, देखो स्क्वायर दोनों में जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका काटापीटी करेंगे तो आ जाएगा 6, रूट कर जाएगा। इसका करेंगे तो आ जाएगा 4/6, और इसका करोगे तो 1/6। जोड़ना, नीचे वाले सब सेम होते हैं तो ऊपर वाले सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो अंडर रूट में आ जाएगा 6/6 विच इज √1, और √1 क्या हो जाता है आपके पास 1। तो यहां से आपने निकाला कि ये क्या है आपके मेरे पास, अब प्रूव हो गया कि ये क्या है मेरे पास, एक यूनिट वेक्टर है। दूसरी चीज, अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला आपने पता कर लिया है, यही फॉर्मूला है। आपने एक्चुअली करा क्या, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। a कैप हमेशा किसके इक्वल होता है, आपके पास जो वेक्टर दिया था उसको आपने डिवाइड कर दिया उसी के मैग्नीट्यूड से, उसी के मैग्नीट्यूड से, और कुछ भी नहीं, उसी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पे भी अभी मैंने वही किया था, समझाता हूं। ये देखो,
ये क्या था, यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने क्या किया, उसी का वेक्टर ले लिया, देखो वही वेक्टर ले लिया, और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का साइन हटा दिया, या फिर वेक्टर के साइन के साथ मॉड्यूलस लगा दो, एक ही बात है, राइट। तो यहां पे मैंने वही लिखा था, कुछ अलग चीज नहीं लिखा था। तो ये कहानी है आपके पास यूनिट वेक्टर की बात। यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे आपके पास फाइनली जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट मैंने सभी के सभी टॉपिक्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स का जो है वो करवा दिया है। अब जो भी अगर एक आधी चीजें रहती हैं तो वो हम आगे मतलब टॉपिक के साथ कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारा पीडीएफ में वहीं पे जो है वो आप लोगों को सेंड कर देने वाला हूं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।